युवा नेता सावन पांडे ने मुजफ्फरपुर में विकास की सुस्ती पर सवाल उठाया है और अपनी आवाज को मजबूती से प्रस्तुत किया है। समाजसेवी सावन ने अपने मेहनत और काबिलियत से राजनीति में कदम रखा है। जब उन्होंने जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया तो जनता ने उन्हें दूध से नहलाकर सम्मानित किया। सावन पांडे ने जन स्वराज पार्टी के तहत समाज सेवा का अभियान चलाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को तेज किया। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक युवा नेता अपनी मेहनत और लगन से मुजफ्फरपुर के विकास की गति को तेज करने के लिए मैदान में आया है। सावन की कहानी प्रेरणादायक है, जिसने दिखाया है कि अगर कुछ करने की तमन्ना हो तो कैसे एक साधारण व्यक्ति भी जन नेता बन सकता है। इस युवा नेता की मेहनत ने मुजफ्फरपुर की जनता को एक नई दिशा दी है। मुजफ्फरपुर की तमाम समस्याओं पर आप लगातार आवाज उठा रहे हैं। अभी भी मुजफ्फरपुर की समस्याएं कम नहीं हो रही और राजनीतिक जो घराने के लोग हैं अभी तक सुस्त बैठे हुए हैं। शायद वो सुस्त हैं, उसमें आपकी एक आवाज बुलंदी के साथ उभर रही है। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि मुजफ्फरपुर हमारा है। हम लोग मूल माटी मुजफ्फरपुर के लाल हैं और हमारा शहर, हमारा घर आज दलदल में फंसा हुआ है। मुजफ्फरपुर को 40 वर्षों से राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से यहाँ के राजनेता दलदल में फंसाने का काम किए हैं। तो उस दलदल को खत्म करने का, उस काई को साफ करने का काम कोई ना कोई बेटा तो, कोई ना कोई बेटी तो यहाँ के करेंगे ही ना। तो हमने ये शुरू किया, ये नेक प्रयास है हमारा, नेक नियत है हमारा। तो मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारा आवाज बुलंद हो रहा है। जगह जगह आपके पोस्टर लगे हुए हैं, कहीं जनता का इतना प्रेम देखा जा रहा है कि आप पर दूध से दूध अभिषेक कर रहे हैं। इसके पीछे भी वजह क्या है? देखिए, दुग्धाभिषेक उन्होंने किया जो सबसे निचले पायदान पे, हमारे समाज के सबसे निचले पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, जिन्हें स्वच्छता का सिपाही कहते हैं। तो उन्होंने दुग्धाभिषेक करवाया। मैं उनके लिए अभिभूत हूँ, क्योंकि वो आज एक आदर्श शौचालय के लिए भी दर दर भटक रहे हैं। और उन्होंने ये क्या सोचा, उनको क्या दिखा, उन्होंने जब दुग्धाभिषेक करवाया तो मन अभिभूत हुआ। और आज भी मैं उनका ऋणी हूँ और जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा। उनका एक भाई, उनका एक बेटा बनकर के जीवन पर्यंत उनके साथ, उनके हर सुख दुख में खड़ा रहूंगा। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद स्मार्ट मीटर की समस्या कम नहीं हो रही, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर के जो हम लोग आंदोलन सबसे पहले शुरू किए बिहार में, उसको फिर आगे चल करके आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने भी उठाया। नेता प्रतिपक्ष का भी मैं आभारी हूँ। और अभी 2 कदम तो हम लोगों ने जीता। 2 कदम ये जीता कि तुरंत सरकार बैकफुट पर आई और सरकार ने कहा कि 1 सप्ताह, मतलब 1 सप्ताह तक अगर आपका रिचार्ज खत्म है तो बिजली नहीं कटेगा। सरकार ने यह भी कहा कि मैं डिफरमेंट के मामले में भी बहुत जल्द संज्ञान लूंगा। तो ये तो दो जीत है, लेकिन अभी बहुत सारी समस्याएं जटिल है। सरचार्ज का भी मामला है। तो हम लोग अभी बहुत जल्द पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। उस पोर्टल के तहत पब्लिक जहां भी समस्या से ग्रसित है स्मार्ट मीटर को लेकर के, वो उस पर शिकायत दर्ज करेगी और उस शिकायत को हम लोग माननीय सक्षम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में रखने का काम हम लोग बहुत जल्द करेंगे। मुजफ्फरपुर विधानसभा और लोकसभा के लिए एक मुद्दा जो हमेशा बरकरार रहा वो है मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट का। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, एयरपोर्ट की लड़ाई में 4 सालों से लड़ रहा हूं और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट नहीं बन पाएगा। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री से भी हमारी मुलाकात हुई थी, हमने आवेदन भी भेजा था। एयरपोर्ट तो नहीं मिलेगा, मुजफ्फरपुर में एविएशन क्लब मिलेगा। अभी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के वक्त जो उनका प्रतिनिधि मंडल आया था, तो यही हमने अपने मतलब गाँव के पास ही कार्यक्रम करवाया था उनका, प्रतिनिधि मंडल का। और प्रतिनिधि मंडल को मैंने ज्ञापन भी सौंपा था कि हमारे यहाँ एविएशन क्लब दे दीजिए एयरपोर्ट पे। जैसे यहाँ पे लड़के अगर आएंगे, बच्चियां आएंगी, तो वो एविएशन की ट्रेनिंग प्रॉपर ले पाएंगे। लड़के पायलट बन पाएंगे, लड़कियां पायलट बन पाएंगी, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग हो पाएगी, ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग हो पाएगी। और उससे भी बड़ा रोजगार लोगों को मिलेगा। बाहर के भी, दूसरे देश के बच्चे भी आएंगे, यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, दूसरे प्रदेशों के बच्चे आएंगे, यहाँ ट्रेनिंग लेंगे। उससे भी अगल बगल के लोग रोजगाररत होंगे। और अगल बगल का जो गांव, आज ये अफवाह फैला दिया जा रहा है कि गांव पड़ रहा है, वो जमीन पड़ रहा है, उसमें लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो सब कुछ नहीं हो पाता। जितनी जमीन हमारे पास अभी वर्तमान में उपलब्ध है एयरपोर्ट पे, उससे, उसके कहीं आधे हिस्से में ही हम लोग एविएशन क्लब चलाने में सक्षम है और चला लिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से भी पूर्ण वादा है। मुजफ्फरपुर के लिए या कहें तो पूरे बिहार के लिए पलायन एक बड़ी समस्या है। खासकर मुजफ्फरपुर में भी आधा मुजफ्फरपुर जल प्रभावित रहता है। मैदानी इलाके जो है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ के लोग भी परेशानी है। पलायन एक समस्या है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पलायन सबसे बड़ी समस्या है संपूर्ण बिहार के लिए। लेकिन आप मुजफ्फरपुर की जब बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में हमारे पूर्वजों ने, मुजफ्फरपुर के जो पूर्वज रहे, उन्होंने बहुत सारा रोजगार का व्यवस्था दिया है। लीची लहठी का तो सिर्फ नाम होता है,
लीची, लहठी, रंगरेज, कशीदा, पापड़, अदौड़ी, मसाला, ये सब मुजफ्फरपुर का अपना पहचान रहा है। ये एक बड़ा उद्योग का केंद्र रहा है। मुजफ्फरपुर बेला इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी 87 बड़े ऐसे उद्योग आप लोगों के माध्यम से मैं बताता हूं, जिसको एक वर्ष में, आने वाले विगत एक वर्षों में चालू करवाया जा सकता है, जिसमें मुजफ्फरपुर के 40 से 50 हजार युवा रोजगाररत हो सकते हैं अपनी योग्यता के अनुरूप। तो मेरी लड़ाई स्वरोजगार देने की है, मेरी लड़ाई मुजफ्फरपुर के युवाओं को रोजगार देने की है। तो नाली गली की बात सब नेता करते हैं, करने दीजिए। वो लोग बुजुर्ग हैं, वो लोग बड़े हैं, वो लोग ज्यादा अनुभवी हैं, वो लोग नाली गली बनवाएं, और मैं रोजगार देने की बात करता हूं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके आप लोगों के समक्ष कह रहा हूं कि मुजफ्फरपुर की जनता नाली गली के नाम पर वोट करती है, वो करे। मैं रोजगार की बात करता हूं। आप आइए, अगर रोजगार की समस्या है तो मेरे साथ खड़े होइए और हम लोग रोजगार की लड़ाई लड़े। जिनको चुनाव लड़ना है उनको लड़ने दीजिए, जिनको वोट चाहिए उनको वोट देते रहिए। बस हम लोग बात रोजगार की करें और हम लोग रोजगार लाने का काम करें। आप एक युवा हैं, मुजफ्फरपुर की एक बड़ी समस्या है शैक्षणिक पलायन। मुजफ्फरपुर में आज तक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी केंद्रीय नहीं बन पाई, जिसकी वजह से शैक्षणिक पलायन होती रहती है। इससे काफी घाटा होता है यहाँ के माता पिता को। आप साहब गौर फरमाएंगे, शैक्षणिक पलायन पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजफ्फरपुर में है। और शैक्षणिक पलायन अब सामने वाले, मतलब जो स्टूडेंट है उसकी योग्यता पे निर्भर करता है या उसके इंटरेस्ट पे निर्भर करता है कि वो किस विषय से विशेषज्ञ बनना चाहता है, पढ़ना चाहता है, या भविष्य में क्या करना चाहता है। हमारे पूर्वजों ने मुजफ्फरपुर में बहुत सारा उच्च शिक्षा का व्यवस्था किया है, और हम चाहें तो आराम से, अगर चाहें उस शिक्षा को यहाँ ग्रहण करना, तो उच्च शिक्षा को यहाँ कर सकते हैं। MIT आपके पास है साहब, मेडिकल कॉलेज आपके पास है, आप मेडिकल की तैयारी यहाँ से, मेडिकल की पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं। MIT आपका इतना बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। आपके पास मैनेजमेंट कॉलेज है, जहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। आज क्या हो गया कि कर्नाटक और तमिलनाडु, दूसरे प्रदेशों के बच्चे भाग रहे हैं। आपने साहब अपहरण उद्योग खोल दिया था, आपने साहब हत्याओं का दौर चला दिया था, आप साहब MIT को गुंडई का अखाड़ा बना दिए थे। हमारा तो लंगट सिंह महाविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। हमारा जो कंस्ट्रक्शन लंगट सिंह महाविद्यालय का है, आपको दिखता है क्या कि बिहार में किसी भी महाविद्यालय का उस तरीके का कंस्ट्रक्शन है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसको अगर सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए तो पढ़ाई हो सकती है। जब बिहार में कॉमर्स का एजुकेशन गिने चुने महाविद्यालय में हुआ करता था, उस वक्त हमारा RDS कॉलेज पूरे बिहार में नंबर 1 हुआ करता था वाणिज्य की पढ़ाई में। तो हम कैसे पीछे हैं साहब? हमारे पास तो सारा व्यवस्था है। या तो स्टेटस सिंबल के कारण हम अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, या तो बच्चों के इंटरेस्ट के कारण बाहर भेज रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ना चाहे, पढ़ाना चाहे तो यहां भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप जो जोकर नेता को चुनते हैं, आप जो अनपढ़ नेता को चुनते हैं, आप जो सोफा पर बैठने वाले नेता को चुनते हैं, आप जो शोरूम चलाने वाले नेता को चुनते हैं, वो शोरूम बढ़ाएगा, वो अपने सोफा के गद्दी मोट करेगा, वो आपके बच्चों के पढ़ने का और पढ़ाने का कोई व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सूद पर पैसा लगाने से फुर्सत नहीं है। तो आपके बच्चा के लिए क्या सोचेगा? तो वो महाविद्यालय को सुरक्षित और संरक्षित नहीं कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम अपने पूर्वजों के सदा ऋणी हैं। मुजफ्फरपुर एजुकेशन के मामले में कल भी बिहार में नंबर 1 था, और आने वाले समय में भी मैं लड़ाई लड़ करके बिहार में नंबर 1 ही रखूंगा। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो बहुत पिछड़ा है मुजफ्फरपुर। यहाँ से भी स्वास्थ्य के कारणों से बहुत लोग बाहर जाते हैं, और आज भी सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है यहाँ के लोगों को, जिसकी वजह से पटना, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई देश विदेश का दौरा करते हैं। आज भी मेडिकल की सुविधाएं प्राप्त नहीं है। उस पर क्या है? देखिए, पटना से लेकर के देश विदेश तक की जो दौरा करते हैं, वो आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ सक्षम व्यक्ति हैं, वही जाते हैं। यहाँ के जो नगर विधायक हैं, वो इतने ज्यादा आलसी व्यक्ति रहे हैं, इतने ज्यादा दिमाग से कमजोर रहे हैं कि आज तक सदर अस्पताल को, वर्ल्ड क्लास छोड़ दीजिए, प्रादेशिक स्तर का भी नहीं बना पाए। सदर अस्पताल सरल अस्पताल बनकर के रह गया है। सरल अस्पताल मतलब वो महक रहा है।